हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे सेल साइकिल और सेल डिवीजन के बारे में, जो कि एक 11th एनसीईआरटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं पहले हम समराइज कर देते हैं। सेल डिवीजन क्या होता है उसके पहले जानना जरूरी, क्या क्या पढ़ना है। सेल डिवीजन की दो टाइप हैं, एक है माइटोसिस और एक है मेयोसिस। एक है माइटोसिस और एक है मेयोसिस। सेल डिवीजन एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, इम्पॉर्टेंट प्रोसेस जो सभी ऑर्गेनिज्म में होता है। इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, प्रेजेंट इन ऑल ऑर्गेनिज्म। ठीक। दूसरे नंबर पे कोई भी सेल क्यों डिवाइड होती है ये जानना जरूरी है। जैसे एक सेल है, यूकैरियोटिक सेल है, जिसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है, डबल मेम्ब्रेन न्यूक्लियस। ये है साइटोप्लाज्म, ये है साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। ये है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस ऑफ द सेल। और यह न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट जेनेटिक मटेरियल। ठीक। एनसीईआरटी बताती है कि सेल के अंदर जब साइटोप्लाज्म इंक्रीज होने लगता है, साइटोप्लाज्म का अमाउंट इंक्रीज होने लगता है और न्यूक्लियस का कंट्रोल उस सेल के ऊपर खत्म हो जाता है। जब आप सेल पढ़ेंगे, सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ में पढ़ेंगे, तो न्यूक्लियस को कहा जाता है डायरेक्टर, डायरेक्टर या कंट्रोलर ऑफ द सेल, कंट्रोलर ऑफ द सेल। मतलब पूरे सेल को न्यूक्लियस रेगुलेट करता है। लेकिन जब साइटोप्लाज्म का अमाउंट बढ़ जाता है तो न्यूक्लियस का कंट्रोल इस पूरे सेल पे खत्म हो जाता है, इसलिए सेल डिवाइड हो जाती है। सेल डिवाइड होने के बाद सेल डिवाइड हुई, उसमें न्यूक्लियस सेल है, उसमें प्रेजेंट न्यूक्लियस। अब इस न्यूक्लियस का कंट्रोल सेल पे है, क्योंकि उतना ज़्यादा साइटोप्लाज्म नहीं है, उसके अंदर उतना ऑर्गेनेल नहीं होगा। तो एनसीईआरटी बताती है कि कोई भी सेल क्यों डिवाइड होती है। सेल इसलिए डिवाइड होती है, सेल का न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो है डिस्टर्ब हो जाता है, इसलिए सेल डिवाइड होना चाहती है। फिगर बना के भी समझा दिया कि न्यूक्लियस को डायरेक्टर या कंट्रोलर ऑफ द सेल कहते हैं। और जब साइटोप्लाज्म का अमाउंट इंक्रीज होने लगता है तो न्यूक्लियस का कंट्रोल खत्म होने लगता है सेल के ऊपर, इसलिए सेल डिवाइड हो जाती है। ठीक। आगे नंबर पे सेल डिवीजन के दो टाइप बता दिए, माइटोसिस और मेयोसिस। एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जो ऑल ऑर्गेनिज्म के अंदर पाया जाता है। सेल डिवीजन को कि दो फेज में हम पढ़ते हैं। अब इतना मिटाना पड़ेगा। अच्छा, अभी जो हमने बताया कि न्यूक्लियस साइटोप्लाज्मिक रेशियो डिस्टर्ब हो जाता है, साइटोप्लाज्म का अमाउंट इंक्रीज हो जाता है तो न्यूक्लियस का कंट्रोल खत्म। इसको अगर देखेंगे बहुत सारी किताबें लिखी जाता है कर्ण प्लाज्म थ्योरी, कर्ण प्लाज्म थ्योरी। एक कर्ण प्लाज्म जो एनसीईआरटी नहीं बताती है। इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जो ऑल ऑर्गेनिज्म के अंदर पाया जाता है। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का रेशियो डिस्टर्ब हो जाने के कारण सेल डिवीजन होता है सेल के अंदर। अगले नंबर पे फेजेज ऑफ सेल साइकिल। सेल साइकिल के कितने फेजेज हैं? फेजेज ऑफ सेल साइकिल। सेल साइकिल कैसे चलती है फिगर समझते हैं, एनसीईआरटी बताती है। जैसे सेल है, सेल के अंदर एक का G1 S G2 और इसी में चलता है, इसको पूरा कहते हैं एम फेज। और इस G1 S G2 इस पूरे को मिलाकर कहते हैं आई फेज। आई रिप्रेजेंट करता है इंटरफेज को, इंटरफेज। एम फेज में दो चीज़ होती हैं, एक कैरियोकाइनेसिस और एक साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। और एक होता है कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है न्यूक्लियर डिवीजन और साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है सेपरेशन ऑफ साइटोप्लाज्म। यहाँ से यहाँ तक होता है कैरियोकाइनेसिस, फिर होता है साइटोकाइनेसिस, फिर यहाँ आ जाता है G0 फेज, इसे क्विसेंट स्टेज कहते हैं। तो सबसे पहले हम लार्ज उसमें पढ़े कि आई फेज और एम फेज को समझते हैं, फिर उसके अंदर हम शुरू करेंगे माइटोसिस। हम किसी एक को शुरू करेंगे तो माइटोसिस शुरू करेंगे, लेकिन पहले जानना जरूरी है आई फेज और एम फेज क्या होता है। तो सेल साइकिल के दो फेज बताने जा रहे हैं, एक है आई फेज और एक है एम फेज। आई फेज को इंटरफेज
आई रिप्रेजेंट करता है इंटरफेज, और इसी को कहते हैं रेस्टिंग फेज। रेस्टिंग फेज अभी हम फिगर बना के समझाए थे जब आपको बताया था कि ये तीनों मिला के G1 S G2 और ये पूरा M फेज, ये पूरा हमने आई फेज बताया था, रेस्टिंग फेज कहते हैं। और आई फेज को हम एनसीईआरटी लिखती है टू सक्सेसिव एम फेज के बीच का जो होता है उसे हम इंटरफेज कहते हैं। आई फेज रिप्रेजेंट टू सक्सेसिव इन बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेज के बीच कहते हैं हम आई फेज, और इसमें मोर देन 90% 95% टाइम लॉस्ट होता है। और इंटरफेज में क्या होता है, प्रिपेयरिंग फॉर सेल डिवीजन, प्रिपेयरिंग फॉर सेल डिवीजन। आई फेज के अंदर मतलब सबसे पहले बताया आई का मतलब होता है इंटरफेज। इंटरफेज के अंदर क्या होता है, सबसे पहले एनसीईआरटी लिखती है रिप्रेजेंट टू सक्सेसिव एम फेज के बीच का जो होता है उसे आई फेज कहते हैं। 95% से ज़्यादा टाइम लगता है, और सेल डिवीजन में जो जो तैयारियां करनी पड़ती है वो आई फेज के अंदर होता है। मतलब G1 या G2 के बीच वो तैयारी करने का जो समय होता है वही होता है। और सेल साइकिल में एक पॉइंट और एनसीईआरटी बताती है, क्या है, सेल साइकिल के अंदर क्या क्या चेंज आपको देखने को मिलते हैं, क्या क्या चेंज देखने को मिलते हैं। एक होता है सेल डिवाइड होती है तो सेल डिवीजन, दूसरे नंबर पे डीएनए का रेप्लिकेशन, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन। मतलब क्या चेंज है देखने, सेल डिवीजन, डीएनए रेप्लिकेशन, सेंट्रियोल डुप्लीकेशन, सेल ग्रोथ, ये सब चेंज देखने को मिलते हैं। और ये सारे जो चेंज होते हैं जेनेटिकली कंट्रोल होते हैं, जेनेटिकली कंट्रोल होते हैं। मतलब एनसीईआरटी ये कहना चाह रही है कि जो जब सेल साइकिल चलती है, जब सेल की साइकिल की प्रोसेस चलती है तो सेल के अंदर क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। सबसे पहला चेंज डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होता है, सेल ग्रोथ होती है। तो सबसे पहले सेल ग्रोथ ही देखने को मिलता है। और सेल ग्रोथ का मतलब एनसीईआरटी बताती है, इसका मतलब साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज, मतलब साइटोप्लाज्म का अमाउंट इंक्रीज। और जो भी चेंजेस आपको देखने में तो जेनेटिकली कंट्रोल्ड होते हैं। अगर इसमें कोई इम्बैलेंस हो जाए, जेनेटिकली कंट्रोल वाले में कोई इम्बैलेंस हो जाए तो म्यूटेशन होने का खतरा हो जाता है। ठीक, जो सेल साइकिल है वो वेरी फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, एंड सेल टाइप टू सेल टाइप, सेल टाइप टू सेल टाइप। इसका क्या मतलब है, ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म में सेल साइकिल कैसे बदलती है। जैसे ह्यूमन के अंदर ले लीजिए, ह्यूमन सेल के अंदर, ह्यूमन सेल के अंदर लगता है 24 आवर्स सेल साइकिल कंप्लीट होने में, और जबकि ईस्ट के अंदर होता है 90 मिनट। टाइम बदल गया, ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म बदल गया, जिसमें आई फेज में ही ह्यूमन सेल के अंदर 23 आवर्स लग जाते हैं, बाकी 1 घंटा एम फेज में लगता है। सेल टाइप टू सेल टाइप में अगर सेल साइकिल देखा जाए, सेल डिवीजन देखा जाए, जैसे हार्ट की सेल हो गए, नर्व सेल हो गई, वो कभी डिवाइड ही नहीं करती हैं। जबकि अदर सेल कोई कहीं की होगा, जैसे हैंड का इंजरी होने पे सेल ग्रोथ के लिए माइटोसिस शुरू हो जाती है। तो सेल टाइप टू सेल टाइप में भी वेरी करती है सेल साइकिल। ह्यूमन के लिए 24 आवर्स, जिसमें आई फेज में 23 आवर्स और एम फेज में 1 आवर। और एम फेज को हम कहते हैं मोस्ट ड्रामेटिक फेज, मोस्ट ड्रामेटिक फेज। अब क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले हमने क्या क्या पढ़ा है, समराइज करते हैं चीज़ों को। सबसे पहले हमने पढ़ा सेल साइकिल, सेल डिवीजन चैप्टर का नाम है। सेल डिवीजन में हमने पढ़ा कि कोई भी सेल क्यों डिवाइड करती है। तो एनसीईआरटी बताती है कि न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच का जो रेशियो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, इसलिए सेल डिवाइड करती है। अगले नंबर में हमारा सेल साइकिल और सेल डिवीजन एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जो ऑल ऑर्गेनिज्म में होता है। इसके अंदर 2 फेजेज हैं, एक आई फेज और एम फेज। आई को हम रिप्रेजेंट करते हैं, आई रिप्रेजेंट करता है इंटरफेज को। ये 2 सक्सेसिव एम फेज का इंटरवल होता है, और 95% से ज़्यादा टाइम लगता है आई फेज में। और ये प्रिपरेशन फॉर सेल डिवीजन के, सेल डिवीजन के लिए प्रिपेयर होती है इस फेज में। दूसरे नंबर पे एम फेज को मोस्ट ड्रामेटिक फेज कहते हैं, और इसके अंदर
इसके अंदर क्या क्या होता है एक्चुअल में, मोस्ट ड्रामेटिक फेज और एक्चुअल सेल डिवीजन। एक्चुअल सेल डिवीजन एम फेज के अंदर ही, जैसे एग्जांपल के लिए ह्यूमन सेल के लिए, ह्यूमन सेल का 24 आवर लगता है सेल साइकिल में सेल डिवीजन कंप्लीट होने में, जिसमें आई फेज में ही 23 आवर्स लग जाते हैं, बाकी की 1 आवर्स में ही सेल डिवीजन होता है, मतलब एम फेज लेता है। एक्चुअल सेल डिवीजन अकर्स इन एम फेज में, जबकि प्रिपेयरिंग फॉर सेल डिवीजन आई फेज में, मोस्ट ड्रामेटिक फेज। ठीक, अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, माइटोसिस उठाएंगे। माइटोसिस में हम सबसे पहले आप बता दें कि आई फेज G1 S G2 एक बोर्ड पे पूरा पढ़ देंगे, कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद पहुंचेंगे एम फेज में, जिसमें पढ़ाना है हमें कैरियोकाइनेसिस में 4 फेज होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। उसके बाद साइटोकाइनेसिस मतलब सेपरेशन ऑफ साइटोप्लाज्म, उसके बाद सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, माइटोसिस कंप्लीट हो जाएगा। तो ये इंटरफेज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इंटरफेज, इंटरफेज का एक्चुअली में फिगर हम आपको बता देते हैं कैसे दिखता है। इंटरफेज देखना बहुत जरूरी है। जैसे सेल है, ये न्यूक्लियस, डबल मेम्ब्रेन, अभी सब न्यूक्लियस के अंदर यह जेनेटिक मटेरियल अभी बना दें, ये है न्यूक्लियस, ये है साइटोप्लाज्म, इसी को देख कर हम सब पढ़ते हैं। तो इंटरफेज में 3 चरण हैं, जैसे है G1 S और G2। G1 का मतलब गैप फर्स्ट, सबसे पहला पॉइंट क्या है इसमें, इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन मतलब जब इसके बाद अब एस फेज में जाएंगे तो वहाँ होता है डीएनए का रेप्लिकेशन। तो इंटरवल है डीएनए रेप्लिकेशन और माइटोसिस के बीच में। मतलब अगर देखेंगे G1 S G2 और ये है माइटोसिस एम फेज वाला। एस फेज में होता है आपका डीएनए का रेप्लिकेशन या डीएनए डुप्लीकेशन, एम फेज को माइटोसिस या माइटोटिक फेज। तो इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन, एम फेज है माइटोसिस। तो इंटरवल बिटवीन G1 को इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। पहला पॉइंट समझ में आया। दूसरा पॉइंट, सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव एंड कंटिन्यूसली ग्रो। इंटरफेज में होता है कि सेल ही प्रिपरेशन अपना करती है सेल डिवीजन के लिए। तो सेल प्रिपरेशन करेगी, जो प्रिपरेशन करेगी ग्रोथ करेगी। अब ग्रोथ करने के लिए उसे मेटाबॉलिकली एक्टिव होना पड़ेगा। तो यही कह रहा है कि सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव एंड कंटिन्यूसली कंटिन्यू ग्रो करता है और मेटाबॉलिकली एक्टिव रहता है। तीसरे नंबर पे G1 फेज मतलब गैप फर्स्ट फेज पे 3 रास्ते होते हैं सेल के पास, या तो सेल नेक्स्ट फेज में या तो एस फेज में जाए, या तो सेल परमानेंट हो जाए, कोई फंक्शन परफॉर्म करने लगे, या तो एक होता है G0 फेज क्विसेंट स्टेज। क्विसेंट स्टेज मतलब G1 से 3 रास्ते होते हैं सेल के पास, या तो एस फेज में चला जाए, अगला नेक्स्ट फेज सिंथेसिस फेज एस फेज को कहते हैं, अगला या तो सेल परमानेंट हो जाए। परमानेंट मतलब डिफरेंशिएट हो जाए, डिफरेंशिएट का मतलब होना कोई फंक्शन परफॉर्म करने लगे। अगले नंबर पे या तो G0 फेज में, G0 फेज को क्विसेंट स्टेज कहते हैं। इसमें क्या होता है, सेल डिवाइड नहीं करता है, रेस्ट में आता है, लेकिन वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है। डिवाइड नहीं करता है, मेटाबॉलिकली एक्टिव हो जाता है, लेकिन सेल डू नॉट डिवाइड फर्दर। इस फेज में आते ही सेल अपना डिवीजन बंद कर देता है। और उसे एग्जिट G1 फेज क्या है, मतलब जैसे सेल है यहीं पे होता है G0 फेज, मतलब वो G1 को छोड़ देता है, तो एग्जिट G1 फेज। सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव बट नो लॉन्गर प्रोलिफरेट, मतलब मेटाबॉलिकली तो एक्टिव रहता है लेकिन लंबे समय तक वो डिवीजन नहीं करता है। जब ऑर्गेनिज्म को कोई रिक्वायरमेंट होती है तो वो अपना ये डिवीजन शुरुआत करता है, इनिशिएट करता है। तो हमने पढ़ा G1 में, पहला पॉइंट हमने पढ़ा इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। दूसरे नंबर के पर पढ़ा हमने सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव एंड कंटिन्यूसली ग्रो। तीसरे नंबर पे हमने पढ़ा कि G1 के बाद सेल के पास 3 रास्ते होते हैं, या तो एस फेज में चला जाए, या तो सेल परमानेंट हो जाए, या परमानेंट मतलब डिफरेंशिएट का मतलब कि सेल कोई फंक्शन परफॉर्म करने लगे, या तो G0 फेज में चला जाए। G0 फेज को क्विसेंट स्टेज या क्विसेंट फेज भी कहते हैं। इसमें सेल फर्दर कोई डिवीजन नहीं करता है, लेकिन वो मेटाबॉलिकली एक्टिव रहता है, और कोई डिवीजन नहीं करता, उसको बायोलॉजी लिखा डू नॉट प्रोलिफरेट। और इसे एग्जिट G1 फेज कहते हैं, क्योंकि G1 से बाहर चला जाता है। ये हो गया पूरा G1 और G0 फेज। अगले नंबर पे आता है एस फेज।
एस फेज में सबसे पहले मैंने बता दिया डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस इन एस, और जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है न्यूक्लियस के अंदर होता है, मतलब न्यूक्लियोप्लाज्म में। और सेंट्रियोल डुप्लीकेशन, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होता है साइटोप्लाज्म के अंदर, मतलब यहाँ पे सेंट्रियोल का फॉर्मेशन होने लगता है, सेंट्रियोल का फॉर्मेशन होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। तो सबसे पहले मैंने बताया डीएनए का रेप्लिकेशन न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म में, और सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन साइटोप्लाज्म में। तीसरे नंबर का जो पॉइंट है नो इंक्रीज इन क्रोमोसोम नंबर, जबकि अगर समरी में आप पढ़ेंगे तो समरी में लिखा है क्रोमोसोमल डुप्लीकेशन, इसी को लिखता है क्रोमोसोमल डुप्लीकेशन। इसका मतलब क्या है, नो इंक्रीज इन क्रोमोसोम नंबर बट इसमें मटेरियल इंक्रीज होता है। डीएनए रेप्लिकेशन हो जैसे अभी तक सबसे पहले तो आई फेज में हम कोई क्रोमोसोम नहीं लेते, तो समझाने के लिए क्रोमोसोम का क्रोमैटिन मटेरियल होता है, क्योंकि क्रोमोसोम शुरुआत होते हैं प्रोफेज के बाद, प्रोफेज के लास्ट में लेट प्रोफेज में बनना शुरू होते हैं, कंप्लीट कंडेंसेशन होता है। तो अभी समझने के लिए कहते हैं अगर हम इसमें क्रोमोसोम को दिखाना चाहें तो कैसे दिखाएंगे, ऐसे रहता है क्रोमोसोम। क्या कहना चाह रहा है, क्रोमोसोमल डुप्लीकेशन। अब डीएनए का अमाउंट डबल हुआ, तो डीएनए का अमाउंट कैसे डबल हुआ, कैसे लगता है, तो क्रोमोसोम एक ही है, डीएनए का अमाउंट डबल हुआ, तो इसी क्रोमोसोम जैसे यहाँ डीएनए था इसी का एग्जैक्ट कॉपी बना, तो यहाँ हो गया एक ही क्रोमोसोम। अभी भी एक ही क्रोमोसोम, पहले भी एक ही क्रोमोसोम था, अभी भी एक ही क्रोमोसोम, मतलब सिर्फ अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हुआ है और उस पर एग्जैक्ट कॉपी आइडेंटिकल एक सिस्टर क्रोमैटिड बन गया साथ में, उसे कहते हैं क्रोमोसोमल डुप्लीकेशन। तो एस पेज में हमने पढ़ा डीएनए का रेप्लिकेशन होगा न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म में, और सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होता है साइटोप्लाज्म। तीसरे नंबर पे होगा नो इंक्रीज इन क्रोमोसोम नंबर, मतलब क्रोमोसोम में नंबर में कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन लिखा है समरी में क्रोमोसोमल डुप्लीकेशन। इसका मतलब हुआ कि अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हुआ तो एक आइडेंटिकल कॉपी ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड बन जाता है। अगले नंबर पे G2 में क्या है, G2 में दो लाइन एनसीईआरटी लिखती है, एक प्रोटीन सिंथेसिस होता है और सेल की ग्रोथ कंटिन्यूअस होती रहती है, क्योंकि इसके बाद सेल अगर एम फेज में जाता है तो डिवाइड करना शुरू कर देता है, मतलब उसे रोक नहीं सकता कोई। एक G1 को एक G2 को चेक पॉइंट कहते हैं, मतलब G2 के बाद अगर सेल चला गया एम फेज में तो डिवाइड हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हमने पढ़ेंगे, एक बार फिर से समझ कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा माइटोसिस, माइटोसिस में दो फेज पढ़ना है, एक आई फेज और एम फेज। आई फेज में 3 G1 S G2, एम में अभी तो पढ़ना है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज और साइटोकाइनेसिस। एक चीज हमने पढ़ा दिया आई फेज के अंदर इंटरफेज में G1 S G2। G1 में हम सबसे पहले बताया 3 पॉइंट बताया, इंटरवल बिटवीन माइटोसिस इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। दूसरे नंबर पर बताया कि सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव और कंटिन्यूसली ग्रो करने लगता है। तीसरे नंबर बताया G1 के बाद सेल के पास 3 रास्ते होते हैं, या तो एस फेज में चला जाए, या तो सेल परमानेंट हो जाए, डिफरेंशिएट होकर कोई फंक्शन परफॉर्म करने लगे, या तो सेल G0 फेज में चला जाए जिसे क्विसेंट स्टेज कहते हैं, वो रेस्ट हो जाता है और मेटाबॉलिकली एक्टिव रहता है, लेकिन सेल डू नॉट प्रोलिफरेट, मतलब सेल कोई डिवीजन नहीं करता है, और इसे एग्जिट द फेज G1 फेज कहते हैं। अगले नंबर पे एस फेज में हमने बताया कि डीएनए का रेप्लिकेशन होता है न्यूक्लियोप्लाज्म, मतलब न्यूक्लियस के अंदर। दूसरे नंबर सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होता है साइटोप्लाज्म के अंदर, और क्रोमोसोमल डुप्लीकेशन होता है। क्रोमोसोमल डुप्लीकेशन का मतलब नो इंक्रीज इन क्रोमोसोम नंबर। तो कैसे अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो गया, अमाउंट ऑफ डीएनए डबल होता है, सेम आइडेंटिकल कॉपी एक बन जाता है क्रोमैटिन का, जिसे हम क्रोमैटिन कहते हैं। और तीसरे नंबर पर G2 है जो प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, और वही सेल कंटिन्यूसली ग्रो करके आगे नेक्स्ट फेज में जाती है। आगे हम आ गए माइटोसिस के एम फेज पर। माइटोसिस के एम फेज में हम थोड़ा सा पहले इंट्रोडक्शन कर लें। एम फेज को जब हम आई और एम फेज को पढ़ा रहे थे तो हमने वही बताया था कि एम फेज है मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड ऑफ सेल साइकिल, मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड ऑफ सेल साइकिल, और यहीं होता है एक्चुअल सेल डिवीजन, एक्चुअल सेल डिवीजन अकर। एम फेज के अंदर ही एक्चुअल सेल डिवीजन अकर होता है और मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड ऑफ सेल साइकिल। तीसरे नंबर पे मेजर रीऑर्गेनाइजेशन एम फेज के अंदर ही देखने को मिलता है। मेजर रीऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्रोमोसोम जितने भी ऑर्गेनेल होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, सेंट्रियोल का हो गया, और उसके अंदर जितने भी ऑर्गेनेल हैं वो अपना डिसअपियर होते हैं, लास्ट में अपीयर, जैसे न्यूक्लियोलस हो गया, उनका मेजर उसे बता रहे हैं मेजर रीऑर्गेनाइजेशन। तीसरे नंबर पे
नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन पेरेंट एंड प्रोजेनी सेल इज द सेम। माइटोसिस है, इसका एक नाम इक्वेशनल डिवीजन है। माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं। इक्वेशनल डिवीजन, इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो सेम ही इक्वेशनल डिवीजन है। अगर मियोसिस पढ़ते हैं तो उसमें रिडक्शन डिवीजन होता है, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता। और इसमें पेरेंट और प्रोजेनी का जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो सेम होता है सेल के अंदर। एम फेज को हमने दो पार्ट में बांटा था, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस आपके सामने है। कैरियोकाइनेसिस में 4 प्रोफेज, मेटाफेज, जिसमें प्रोफेज सबसे लॉन्गेस्ट है, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ठीक। और जिसमें शॉर्टेस्ट है एनाफेज, शॉर्टेस्ट नहीं, स्मॉलेस्ट, ओके। प्रोफेज लॉन्गेस्ट है, एनाफेज स्मॉलेस्ट है। अगले नंबर पे साइटोकाइनेसिस, सेपरेशन ऑफ साइटोप्लाज्म। अब जब हमें चारों पढ़ा लेंगे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, तो हम उसके बाद पढ़ेंगे एनिमल के अंदर साइटोकाइनेसिस कैसे होती है और प्लांट के अंदर साइटोकाइनेसिस कैसे होती है। नाम हम बता देते हैं यहीं पे, वहाँ पे प्रोसेस कैसे होता है समझाते हैं। एनिमल के अंदर जो साइटोकाइनेसिस होती है, कॉन्स्ट्रिक्शन एंड फरो फॉर्मेशन। कॉन्स्ट्रिक्शन, अभी इसका मतलब आगे समझ में आएगा इसी लेक्चर में। कॉन्स्ट्रिक्शन एंड फरो फॉर्मेशन। और प्लांट के अंदर सेल प्लेट फॉर्मेशन। प्लांट के अंदर सेल प्लेट फॉर्मेशन। एनिमल के अंदर कॉन्स्ट्रिक्शन एंड फरो फॉर्मेशन, इसको एक और कहते हैं सेंट्रीपिटल मेथड, और प्लांट वाले कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल। क्यों कहते हैं अभी वो समझ में आएगा आगे। सेंट्रीफ्यूगल मेथड और यह है सेंट्रीपिटल मेथड। सेंट्रीपिटल मेथड, ठीक, दिख रहा है कि नहीं? ओके, सब दिख रहा है। एनिमल के अंदर कॉन्स्ट्रिक्शन एंड फरो फॉर्मेशन, जिसे सेंट्रीपिटल मेथड कहते हैं। आउटर से इनर, कुछ भी समझ में आएगा आपके अंदर। और सेल प्लेट फॉर्मेशन के अंदर सेंट्रीफ्यूगल, मतलब इनर से आउटर। इतना बता दिए। अब बताएं, एनिमल के अंदर जो माइटोसिस देखने को मिलती है वो डिप्लॉयड सेल के अंदर, ओनली डिप्लॉयड सोमेटिक सेल के अंदर देखने को मिलती है, एक्सेप्ट मेल हनी बी। ये क्या है? मेल हनी बी मतलब हैप्लॉयड के अंदर भी देखने, जैसे एग है, फीमेल एग है, एग अगर अनफर्टिलाइज रह जाए, अभी कहाँ समझ में आएगा आपको। जेनेटिक्स के अंदर हैप्लोडिप्लॉयड सेक्स डिटर्मिनेशन है, उसके अंदर अच्छे समझ में आए। जैसे फीमेल है, फीमेल बी हनी बी, उसका एग अनफर्टिलाइज मतलब विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन, और ये होता है एग है तो एन होगा। अनफर्टिलाइज मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, फिर भी यहाँ ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो, एन, जिसे हम ड्रोन कहते हैं या मेल हनी बी कहते हैं। ड्रोन या मेल हनी बी, उस प्रोसेस को हम पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं, ठीक। जो एक माइटोसिस के पास फीमेल बी है, फीमेल हनी बी है, उसके अंदर एग है, एक का फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ मतलब अनफर्टिलाइज रह गया, फिर भी ड्रोन का फॉर्मेशन कर लेता मेल, और उसी में होता है माइटोसिस। ये अनफर्टिलाइजेशन जो नहीं हुआ है, यहीं हुआ माइटोसिस, पार्थेनोजेनेसिस हुआ है। पार्थेनोजेनेसिस विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड पार्थेनोजेनेसिस। प्लांट के अंदर माइटोसिस देखा जाए तो दोनों के अंदर पाया जाता है, हैप्लॉयड और डिप्लॉयड दोनों के अंदर पाया जाता है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। एनिमल के अंदर माइटोसिस का एक्सेप्शन है, पहले बताया कि सीन ओनली इन डिप्लॉयड सोमैटिक सेल एक्सेप्ट मेल हनी बी, इतना आपको याद रखना है। और प्लांट के अंदर माइटोसिस बोथ के अंदर, हैप्लॉयड और डिप्लॉयड दोनों के अंदर। शुरू में हमने क्या बताया कि जो एम फेज है वो मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड ऑफ सेल साइकिल है, एक्चुअल सेल डिवीजन यही देखने को मिलता है। अगले नंबर पे हमने बताया कि मेजर रीऑर्गेनाइजेशन होता है, जितने भी ऑर्गेनल होते हैं उनका अरेंजमेंट होता है। तीसरे नंबर पे होता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन पेरेंट एंड प्रोजनी सेल्स में सेम होते हैं। अब उसके बाद एम फेज के दो हम बताएं, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में 4 फेज बताएं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। उसके बाद आया साइटोकाइनेसिस मतलब सेपरेशन ऑफ साइटोप्लाज्म। और साइटोकाइनेसिस में 2 साइटोकाइनेसिस पढ़ना, एनिमल साइटोकाइनेसिस का एक मेथड है कॉन्स्ट्रिक्शन एंड फरो फॉर्मेशन। इसमें क्या होता है कि आउटर से, अभी बता देंगे, आउटर से इनर होता है कॉन्स्ट्रिक्शन एंड फरो फॉर्मेशन, आउटर से इनर नहीं।
आउटर से इनर, ठीक, आउटर से इनर होता है कंस्ट्रक्शन एंड फॉर्मेशन, जिसे सेंट्रीपिटल कहते हैं। प्लांट के अंदर इनर से आउटर होता है, अब क्या होता है समझ में आएगा, उसे कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल और सेल प्लेट फॉर्मेशन। इतना, उसके बाद अब क्या पढ़ना है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, चारों को एक साथ बोर्ड पे लिख देते हैं, उसके बाद समझाते हैं। अगले में साइटोकाइनेसिस, उसका सिग्निफिकेंस है, माइटोसिस, उसके बाद खत्म हो जाएगा माइटोसिस। देखिए इतना। अच्छा, एक चीज़ और छूट गया, ये जो स्टेज है प्रोफेज, मेटाफेज, कोई भी स्टेज हो सेल साइकिल के अंदर, सेल साइकिल के अंदर कोई भी क्लियर कट स्टेज नहीं है, ये अपने समझने के लिए बनाया गया। एनसीईआरटी लिखती है, डू नॉट एनी क्लियर कट स्टेज। ये सब अपने समझने के लिए अपने सुविधा अनुसार बनाया गया है, ऐसा कोई फेज नहीं होता है। अब देखिए, तो भी हम शुरू करने जा रहे हैं एम फेज। एम फेज में प्रोफेज है, मेटाफेज है, ये पूरे कंप्लीट है एनसीईआरटी से। इसके पहले हमने इंटरफेज में पढ़ा G1, S और G2, कंप्लीट समझ में आया एनसीईआरटी से। उसके बाद आ रहे हैं प्रोफेज पे, एक एक लाइन समझेंगे एनसीईआरटी क्या लिखते हैं। सबसे पहले लिखती है, प्रोफेज में इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल। इसका मतलब क्या है, आई फेज में, इंटर फेज में जो भी जेनेटिक मटेरियल होता है उसे हम क्रोमैटिन बोलेंगे। जब वो एम फेज में इंटर करता है तो वही क्रोमैटिन मटेरियल कंडेंस होकर क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करता है। तो प्रोफेज से ही कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल का स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट है इनिशिएशन एंड कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल। सबसे पहला पॉइंट है जो बिकम, अगला बिकम्स अनटेंगल। पहले आपस में इंटरवाइंड थे, नॉन डिस्टिंक्ट थे, इंटरवाइंड थे, आपस में उलझे हुए थे। जब आए प्रोफेज में तो उनका पहले कंडेंसेशन हुआ, कंडेंसेशन होने के बाद बिकम अनटेंगल, मतलब आपस में सुलझ गए, थोड़ा कंडेंसेशन होकर सुलझ गए। उसके बाद टू फॉर्म कॉम्पैक्ट टू माइटोटिक क्रोमोसोम, ये लाइन है। सबसे पहले क्या हुआ, इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल हुआ, क्रोमैटिन मटेरियल का कंडेंसेशन होता रहा, तो वो माइटोटिक क्रोमोसोम बना लिया कंडेंसेशन होने के बाद। उसके बाद क्रोमोसोम ये जो बना वो 2 क्रोमैटिड का था। 2 क्रोमैटिड का मतलब एक क्रोमैटिड, क्रोमोसोम एक ही है, 2 क्रोमैटिड। और सेंट्रियोल मूव्स टुवर्ड्स अपोजिट पोल। इसका मतलब क्या, जो सेंट्रियोल बना था एस फेज में, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन जो हुआ था एस फेज में, यहाँ से उस सेंट्रियोल स्टार्ट हो गए अपोजिट पोल पर जाने के लिए, ठीक। तो सबसे पहले क्या हुआ, क्रोमैटिन मटेरियल का कंडेंसेशन हुआ, कॉम्पैक्ट क्रोमोसोम का फॉर्मेशन हुआ। क्रोमोसोम फॉर्मेशन होने के बाद जो क्रोमोसोम था वो 2 क्रोमैटिड का था, ठीक है। और सेंट्रियोल का मूव होना टुवर्ड्स द अपोजिट पोल, ये अगला पॉइंट था। अगले नंबर पे लास्ट में लेट प्रोफेज, मतलब एंड ऑफ प्रोफेज के बाद जो ऑर्गेनल थे, जैसे गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर इन्वेलप, वो डिसअपियर हो गए। अगर लिखा है एंड ऑफ प्रोफेज, डू नॉट शो गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर एनवलप। उसके बाद आता है मेटाफेज। अभी प्रोफेज के अंदर क्या गायब हुआ है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियर एनवलप, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स। क्या बना है, क्रोमैटिन मटेरियल से कंडेंस होकर क्रोमोसोम का फॉर्मेशन हुआ। वही अब आगे अगला फेज आएगा मेटाफेज। मेटाफेज में जब यहाँ क्रोमोसोम बन गया तो अच्छे से विजिबल होगा मेटाफेज में अंदर, इसलिए बताते हैं मॉर्फोलॉजी, नंबर और साइज का स्टडी हम आसानी से कर सकते हैं। मेटाफेज के अंदर आया हुआ सवाल है, अब आता ही है। अगले नंबर पे कैसे पता चलता है कि मेटाफेज के अंदर मेटाफेज शुरू हो गया, तो कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर इनवेलप। जो न्यूक्लियर इनवेलप होते हैं, न्यूक्लियस सेल के अंदर जो न्यूक्लियस जेनेटिक मटेरियल के सराउंडिंग में जो इन्वेलप होते हैं, उनका कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन होने लगता है। इससे पता चल जाता है कि मेटाफेज शुरुआत। एनसीईआरटी लिखते हैं कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर इनवेलप मार्क्स द स्टार्ट ऑफ मेटाफेज। ये इंडिकेट करता है कि मेटाफेज स्टार्ट हो गया। अगले नंबर पे जो भी क्रोमोसोम प्रोफेज में बनते हैं, अगली फेज में आते हैं मेटाफेज के अंदर, वो क्या होते हैं, क्रोमैटिन मटेरियल जब प्रोफेज में लास्ट में मैंने बताया मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल, अपोजिट पोल जाके स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करते हैं। स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन करके क्रोमोसोम के, एक क्रोमोसोम बना लें, 2 क्रोमैटिड का क्रोमोसोम, ये है सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर। और उसके अगल बगल एक डिस्क शेप स्ट्रक्चर होता है, प्रोटीन का बना होता है, डिस्क शेप स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड काइनेटोकोर।
दैट डिस्क शेप स्ट्रक्चर इज कॉल्ड काइनेटोकोर। काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं। काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर, यह स्पिंडल फाइबर यह काइनेटोकोर से अटैच हो जाते हैं। तो सबसे पहले बताया मार्फोलॉजी, नंबर और साइज का स्टडी हम आसानी से कर सकते हैं मेटाफेज के अंदर। अगले नंबर पे कैसे पता चलता है कि मेटाफेज में आ गया है? कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर इनवेलप इंडिकेट्स द सेल्स इंटर इन मेटाफेज। अगले नंबर पे जो भी एक सेंट्रो क्रोमोसोम है, यह बीच में सेंट्रोमियर, इसके ऊपर डिस्क शेप स्ट्रक्चर आ जाता है जिसे कहते हैं काइनेटोकोर। काइनेटोकोर से पोल पेयर है सेंट्रियोल, सेंट्रियोल से निकला स्पिंडल फाइबर, वो जुड़ जाता है काइनेटोकोर से। ऐसे ऐसे जितने भी क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम से स्पिंडल फाइबर जुड़ जाता है और सारे क्रोमोसोम एक लाइन में अरेंज हो जाते हैं। सारे क्रोमोसोम समझ लीजिए, एक क्रोमोसोम एक लाइन में ऐसे 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 सब एक लाइन में अरेंज हो जाते हैं, जिससे कहते हैं मेटाफेजिक प्लेट या इक्वेटोरियल प्लेट। इक्वेटर पे जाके अरेंज हो जाते हैं सब क्रोमोसोम बाय द हेल्प ऑफ काइनेटोकोर और अटैच्ड बाय स्पिंडल फाइबर, जॉइंड बाय स्पिंडल फाइबर, और जाके एक प्लेट पे दिस प्लेन ऑफ अलाइनमेंट ऑफ द क्रोमोसोम एट द मेटाफेज रिफर्ड एज मेटाफेजिक प्लेट या मेटाफेज प्लेट। इतना ही होता है मेटाफेज के अंदर। अब अच्छे से समरी कर लें। जैसे ही जीवन इंटरफेज से चल रहा है गुरु का चल रहा है, जैसे ही इंटरफेज से क्रोमैटिन मटेरियल इंटर करता है प्रोफेज के अंदर, उस क्रोमैटिन मटेरियल का कंडेंसेशन होता है। कंडेंसेशन होकर क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होता है। ठीक, वो क्रोमोसोम 2 क्रोमैटिड का होता है। ठीक, इतना होता है। तीसरे नंबर पे जो सेंट्रियोल होते हैं अपोजिट पोल्स पे मूव हो जाते हैं। ठीक है, और लेट प्रोफेज में, ये सब प्रोफेज में होता है। लेट प्रोफेज मतलब लास्ट चलता है। इंडा प्रोफेज में डो नॉट सो गोल्गी कॉम्प्लेक्स, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस और न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपीयर हो जाते हैं। ठीक, अगले बात आता है मेटाफेज। मेटाफेज के अंदर क्या होता है कि इसमें तो क्रोमोसोम बन जाता है, तुम आसानी से स्टडी कर सकते हैं मेटाफेज के अंदर। मॉर्फोलॉजी, नंबर और साइज। अच्छा, सेल कैसे पता चल जाता है कि मेटाफेज में आ गया? तो कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप इंडिकेट द सेल कम्स इनटू मेटाफेज। अगले नंबर पे सारे क्रोमोसोम, क्रोमोसोम आ गया, क्रोमोसोम बन गया। क्रोमोसोम 2 क्रोमैटिड्स का है, 2 क्रोमैटिड के बीच में आता है सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर के ऊपर है काइनेटोकोर, काइनेटोकोर के आके स्पिंडल फाइबर अटैच हो जाता है और सारे क्रोमोसोम एक लाइन में अरेंज हो जाते हैं, और उस लाइन पे जितने भी क्रोमोसोम अरेंज होते हैं इससे मेटाफेज। इतना हो गया मेटाफेज। इसके बाद हम पढ़ेंगे एनाफेज और टीलोफेज। एनाफेज, टीलोफेज। प्रोफेज और मेटाफेज खत्म हुआ। प्रोफेज में क्या बना? क्रोमैटिन मटेरियल से कंडेंस होकर क्रोमोसोम बना और 3 सेल गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपीयर हो गया। मेटाफेज में आया तो वही क्रोमोसोम एक लाइन पे अरेंज हो गया, जिसे मेटाफेजिक प्लेट कहते हैं या मेटाफेजिक प्लेट या इक्वेटोरियल प्लेट कहते हैं। अब आएगा एनाफेज। एनाफेज में क्या हुआ? जैसे मेटाफेज में ऐसे सब क्रोमोसोम एक लाइन में अरेंज होंगे, अलाइनमेंट ऑफ जिसे कहते हैं मेटाफेजिक प्लेट, और यहाँ सेंट्रोमियर से ऊपर डिस्क लाइक स्ट्रक्चर जैसे काइनेटोकोर, वहाँ से अटैच हुआ स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर अपने ओर फोर्स लगाता है और इधर से भी स्पिंडल फाइबर नीचे वाले पोल से ऊपर वाले पोल से भी फोर्स लगाता है स्पिंडल फाइबर। तो स्प्लिटिंग ऑफ द सेंट्रोमियर लिखा हुआ, स्प्लिटिंग ईच क्रोमोसोम अरेंज एट मेटाफेजिक प्लेट एंड स्प्लिट साइमल्टेनियसली। जो एक लाइन में मेटाफेजिक प्लेट पे क्रोमोसोम अरेंज है वो साइमल्टेनियसली स्प्लिट होते हैं, एक साथ स्प्लिट होते हैं, साइमल्टेनियसली स्प्लिट एंड द 2 डॉटर क्रोमैटिड, और अलग अलग। जैसे मेटाफेज में फिगर बना दे, जैसे मेटाफेज में 2 क्रोमैटिड के क्रोमोसोम है, अरेंज थे एक लाइन में, और यहाँ था सेंट्रियोल, यहाँ था सेंट्रियोल, यह है स्पिंडल फाइबर, यह है काइनेटोकोर, यह है काइनेटोकोर, यह है स्पिंडल फाइबर, यह है स्पिंडल फाइबर, यह है स्पिंडल फाइबर, यह है काइनेटोकोर। ये हो गया मेटाफेज। यहाँ से फोर्स लगाया तो बीच से, इधर से फोर्स लगाया तो बीच से सेंट्रोमियर से एक क्रोमोसोम स्प्लिट हो गए या क्रोमैटिड स्प्लिट हो गए, साइमल्टेनियसली एक साथ स्प्लिट होते हैं। और स्प्लिट होने के बाद ये स्प्लिट होते हैं किसमें? एनाफेज में। तो सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम रिमेन्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स द पोल एंड हेंस एंड लीडिंग एज आर्म्स ऑफ क्रोमो ट्रेलिंग बिहाइंड। अच्छा, इसका मतलब जब ये स्प्लिट हो जाते हैं तो इधर वाली स्पिंडल फाइबर अपने तरफ उसको खींचते हैं, इधर वाली स्पिंडल फाइबर अपने तरफ से,
तो जो सेंट्रोमियर है, ये सेंट्रोमियर ऊपर आ जाएगा और ये नीचे आ जाएंगे, तो इसे यहाँ पे बनाया है। तो सेंट्रोमियर जो होगा वो टुवर्ड्स द पोल, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द पोल, और आर्म्स ट्रेलिंग बिहाइंड, आर्म्स नीचे की तरफ हो जाएगा, पीछे नीचे मतलब पीछे की तरफ हो जाएगा, आर्म्स ट्रेलिंग बिहाइंड, सेंट्रोमियर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द पोल, डायरेक्टेड टुवर्ड्स पोल, आर्म्स इज ट्रेलिंग बिहाइंड। आगे दो स्पेशल पॉइंट में लिखा है, सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड क्रोमैटिड सेपरेट। सेंट्रोमियर स्प्लिट, क्रोमैटिड सेपरेट, सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड क्रोमैटिड सेपरेट। दूसरा पॉइंट, क्रोमैटिड मूव्स टू अपोजिट पोल। दो स्पेशल पॉइंट है इसमें, सेंट्रोमियर स्प्लिट, जैसे एक क्रोमैटिड है, एक क्रोमैटिड है, दो क्रोमैटिड का क्रोमोसोम है, बीच में है सेंट्रोमियर, तो सेंट्रोमियर स्प्लिट, एक क्रोमैटिड है, क्रोमैटिड सेपरेट, सेंट्रोमियर स्प्लिट और क्रोमैटिड सेपरेट, और क्रोमैटिड टुवर्ड्स गो अवे फ्रॉम टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स, लिखा ना, क्रोमैटिड मूव्स टू अपोजिट पोल। तो बेसिकली एनाफेज में हमने क्या पढ़ा, एनाफेज में जो मेटाफेज में जो भी क्रोमोसोम एक लाइन में अरेंज थे, मेटाफेजिक प्लेट पे अरेंज थे, इक्वेटोरियल प्लेट पे अरेंज थे, वही क्रोमोसोम सेंट्रोमियर से स्प्लिट हो जाते हैं और क्रोमैटिड्स अलग अलग होकर अपने अपने पोल पे चले जाते हैं। अब आता है नेक्स्ट फेज, टीलोफेज। जैसे ही क्रोमैटिड अपने अपने पोल पे जाते हैं, वो इंडिविजुअल एक क्रोमोसोम की तरह बिहेव करते हैं, तो क्रोमोसोम क्लस्टर एट अपोजिट पोल एंड देयर आइडेंटिटी इज लॉस। जैसे ही वो अपने पोल पे जाते हैं, ये अपने पोल पे वो अपने आइडेंटिटी को लॉस कर देते हैं, और न्यूक्लियर इनवेलप डेवलप्स अराउंड द क्रोमोसोम क्लस्टर एंड ईच पोल फार्मिंग टू डॉटर न्यूक्लियाई। अपने पोल पे जाते ही अपनी इंडिविजुअलिटी को लॉस कर देते हैं, और उसी टाइम न्यूक्लियर इनवेलप का रिफॉर्मेशन या बनने लगता है, और अलग अलग ऑर्गन जैसे न्यूक्लियोलस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होने लगता है। न्यूक्लियोलस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन। तो मतलब ये अब नए सेल बनाने में, मतलब डिवीजन के बाद दो सेल बनेगा, जैसे माइटोसिस में एक सेल के अंदर माइटोसिस होगा, दो सेल बनेगा, वहाँ पे पहुँच गया। तो एक बार में समरी देखें अगर हम प्रोफेज से, इससे समझ लीजिए प्रोफेज है, मेटाफेज है, एनाफेज है, टीलोफेज है। प्रोफेज में क्या हुआ, आई फेज से क्रोमैटिन मटेरियल आया, आई फेज जितने भी इंटरफेज में जो भी चाहा वो सब क्रोमैटिन मटेरियल था। समझने के लिए हमने कहीं क्रोमोसोम बोला होगा, लेकिन क्रोमैटिन मटेरियल क्यों मारेगा, क्रोमैटिन मटेरियल इंटर हुआ प्रोफेज के अंदर, उस क्रोमैटिन मटेरियल का हुआ कंडेंसेशन, कंडेंसेशन होने के बाद वो क्रोमोसोम में बदला, वही क्रोमोसोम आया मेटाफेज में, मेटाफेज में क्रोमोसोम आने के बाद सेंट्रोमियर से, अच्छा प्रोफेज में क्या हुआ, क्रोमैटिन मटेरियल का कंडेंसेशन हुआ, क्रोमोसोम बना, और जो यस फेज में सेंट्रोल का डुप्लीकेशन हुआ था, वो सेंट्रोल प्रोफेज के अंदर अपोजिट पोल्स पे जाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अपोजिट पोल्स पे जाने के बाद अगले नंबर पे आता है मेटाफेज। मेटाफेज में जो प्रोफेज के लास्ट में जो क्रोमैटिन मटेरियल के कंडेंस होने के बाद क्रोमोसोम बना, मेटाफेज के अंदर वही क्रोमोसोम एक लाइन में अरेंज हो जाते हैं, जिसे मेटाफेजिक प्लेट या इक्वेटोरियल प्लेट कहते हैं। उसके बाद क्रोमोसोम के सेंटर में सेंट्रोमियर, ऊपर से डिस्क शेप स्ट्रक्चर काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर अटैच हो जाता है। अटैच होने के बाद ये अवस्था रहती है, अब पूरा विजुअल होता है क्रोमोसोम, तो इसलिए मॉर्फोलॉजी, साइज एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम की स्टडी आसानी से करने के लिए हम मेटाफेज को रिफर करते हैं। अगले नंबर पे आता है एनाफेज। एनाफेज के अंदर यही सेंट्रोमियर स्प्लिट होता है, क्रोमैटिड सेपरेट हो जाते हैं और अपने अपने पोल पे चले जाते हैं। और टीलोफेज के अंदर जब अपने अपने पोल पे जाते हैं तो अपनी इंडिविजुअलिटी को लॉस कर देते हैं, और जो भी ऑर्गेनेल था वो रिफॉर्म कर लेते हैं अपने आप को। अब पढ़ते हैं साइटोकाइनेसिस, छोटा सा है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस देखिए, तब तक अगले नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे साइटोकाइनेसिस। चारों फेज पढ़ने के बाद, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस एक्चुअली कैसे होता है देखेंगे। साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है सेपरेशन ऑफ साइटोप्लाज्म। दो चीज़ों में साइटोकाइनेसिस, एनिमल सेल में और प्लांट सेल में। एनिमल साइटोकाइनेसिस कैसे होती है, पहले हमने नाम आपको बता दिया था, कॉन्स्ट्रिक्शन या फरो फॉर्मेशन, अब उसको फिगर द्वारा समझाया। दूसरा, प्लांट के अंदर सेल प्लेट या सेंट्रीफ्यूगल द्वारा, हाँ सेल प्लेट या सेंट्रीफ्यूगल द्वारा। अब फिगर बना के समझा देते हैं। जैसे एनिमल साइटोकाइनेसिस का, जैसे कि एनिमल सेल है, टीलोफेज के लास्ट वाला उठा लिया है, उसे समझ में आएगा। एनिमल सेल है, इसमें सेल वॉल होता नहीं है, डायरेक्ट सेल मेम्ब्रेन शुरुआत हुआ। सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, डीपनिंग होना शुरू होती है, मतलब आउटर से इनर साइड, बाहर से
अंदर के साइड डीप होना शुरू होती है और फ्यूज होकर सेल अलग हो जाती है, तो एक से दो सेल बन जाते हैं। ऐसे सेल मेम्ब्रेन आपस में आउटर के इनर की ओर डीपनिंग होना शुरू होती है, आउटर से इनर का होना सेंट्रीपिटल फोर्स, पढ़ा होगा सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, जिसे क्लीवेज या फरो फॉर्मेशन कहते हैं। तो एनिमल्स में साइटोकाइनेसिस डायरेक्टली पूछे तो कोई, तो आपको बताना क्लीवेज या फरो फॉर्मेशन है। जबकि प्लांट के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होता है, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन, तो बीच में क्या होता है, बीच में एक कैल्शियम पेक्टेट या मिडिल लैमेला का फॉर्मेशन होने लगता है, वो भी इनर से आउटर, यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से ऐसे इनर से आउटर। अब इनर से आउटर कोई भी एक फोर्स आपने सुना हुआ, इनर से आउटर लगता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, उसी से नाम पड़ा सेंट्रीफ्यूगल मेथड। और ये जो बीच में बनता है कैल्शियम पेक्टेट, सेल प्लेट और मिडिल लैमेला, इसी को कहते हैं। अब बाद में ये डिजुलेशन हो जाता है, ठीक है, उसके बाद इसे अलग हो जाती है, जिससे प्लांट का साइटोकाइनेसिस हो जाता है, ठीक। तो एनिमल में साइटोकाइनेसिस हमने पढ़ा कॉन्स्ट्रिक्शन या फरो फॉर्मेशन द्वारा, जिस सेंट्रीपिटल भी एक नाम है, क्योंकि इसमें आउटर से इनर हो रहा है। जबकि प्लांट साइटोकाइनेसिस में हम पढ़ते कैल्शियम पेक्टेट, सेल प्लेट या मिडिल लैमेला, तो ये है, इसे कहते हैं। और ये आउटर से इनर है, इनर से आउटर है, सेंट्रीफ्यूगल है, ठीक। अब आता है सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस में पहला पॉइंट है, ये ओनली डिप्लॉयड सेल में होता है, एक्सेप्ट जो है सोशल इंसेक्ट, जैसे मेल हनी भी हमने बताया ड्रोन के अंदर। उसके बाद हमने पढ़ा लोअर प्लांट में भी माइटोसिस होता है। और इससे बनने वाले जो सेल होते हैं, एक चीज़ और है, इससे बनने वाले जो सेल होते हैं आइडेंटिकल होते हैं, उनका जेनेटिक मेकअप सेम होता है। अगले नंबर पे सेल ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है माइटोसिस, और सेल रिपेयरिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे अपर लेयर ऑफ एपिडर्मिस, सेल्स ऑफ लाइनिंग ऑफ गट, ब्लड सेल आर कॉन्स्टेंटली रिप्लेस बाय दिस मेथड ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में एपिकल मेरिस्टेम और लैटरल कैम्बियम का रिपेयरिंग करता है माइटोसिस। 4 पॉइंट बताया, डिप्लॉयड में ओनली होता है एक्सेप्ट लोअर प्लांट और सोशल इंसेक्ट में। दूसरे नंबर पर हमने बताया आइडेंटिकल कॉपी बनते हैं सेल, कोई अलग नहीं होता, कोई वेरिएशन नहीं होता, जेनेटिक मेकअप सेम होता है। और ये रिपेयरिंग के लिए काम होता है अपर लेयर ऑफ एपिडर्मिस में सेल्स ऑफ लाइनिंग ऑफ गट, ब्लड सेल्स और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में एपिकल मेरिस्टेम और लैटरल कैम्बियम के अंदर। तो अभी शुरू कितना टाइम हो गया, देखिए 52 मिनट। तो अभी हम शुरू से अगर समराइज करें 5 मिनट में, शुरू से हमने पढ़ा सेल साइकिल और सेल डिवीजन, जो कि इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, ऑल ऑर्गेनिज्म में होता है। और उसके बाद हमने बताया कि सेल डिवीजन क्यों होता है, क्योंकि न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का रेशियो डिस्टर्ब होने लगता है, जिससे न्यूक्लियस का कंट्रोल उसके सेल पे नहीं रहता, इसलिए सेल डिवाइड होकर अपने न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो को मेंटेन करती है, इसलिए सेल डिवीजन होता है। सेल डिवीजन के 2 टाइप है, माइटोसिस और मियासिस। पूरा कंप्लीट माइटोसिस हमने पढ़ा। माइटोसिस में 2 फेज, इंटरफेज और एम फेज। इंटरफेज को आई फेज से रिप्रेजेंट करते हैं, हमको माइटोटिक फेज कहते हैं। इंटरफेज 2 सक्सेसिव एम फेज का जो इंटरवल होता है उसे आई फेज कहते हैं। 95% से ज़्यादा टाइम लगता है, और एम फेज में 5% से कम ही टाइम लगता है। उसके बाद हमने पढ़ा ये ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म और सेल टू सेल टाइप बदलता रहता है। आई फेज जैसे ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म में ह्यूमन सेल को बदलने 24 आवर्स लगता है सेल साइकिल, सेल डिवीजन में, जबकि वहीं ईस्ट में देखा जाए तो 90 मिनट लगता है। सेल टू सेल टाइप में जैसे हम नर्व सेल देखें तो वहाँ डिवीजन नहीं होता, जबकि बॉडी के अदर पार्ट्स में सेल डिवीजन होता है। तो सेल टू सेल टाइप और ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म टाइप में बदलता रहता है। एम फेज का मतलब होता है माइटोटिक फेज, जो मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड ऑफ सेल साइकिल होता है। एक्चुअल सेल डिवीजन उसी में होता है और लेस देन 5% टाइम ही इसमें लगता है, 1 आवर्स लगता है एम फेज में, ह्यूमन सेल के अंदर देखा जाए। उसके बाद हमने पढ़ा आई फेज में, आई फेज में G1 SG2, G1 के अंदर आरएनए और प्रोटीन सिंथेसिस भी होता है, हमने नहीं बता पाया, आरएनए और प्रोटीन सिंथेसिस भी होता है G1 के अंदर। उसके बाद हमने उसमें बताया मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है, कंटिन्यूसली ग्रो करती है सेल। अगले नंबर पर पता है एस के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन होता है, सेंट्रियोल डुप्लीकेशन होता है, क्रोमोसोमल डुप्लीकेशन होता है। जबकि क्रोमोसोमल डुप्लीकेशन का मतलब नहीं क्रोमोसोम डबल होता है, जबकि अमाउंट ऑफ डीएनए डबल होता है, तो उसी साइड में क्रोमैटिड आइडेंटिकल क्रोमैटिड बना के उसमें अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो जाता है। उसके बाद G2 में भी प्रोटीन सिंथेसिस होता है, और प्रोटीन सिंथेसिस सेल कंटिन्यूसली ग्रो करती है। अगले नंबर पर आते हैं एम फेज में। एम फेज में आता है पहले प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। प्रोफेज के अंदर जितने भी आई फेज में जो भी जेनेटिक मटेरियल था उसे हम क्रोमैटिक मटेरियल कहेंगे। वो क्रोमैटिक मटेरियल जैसे प्रोफेज में आता है उसका कंडेंसेशन होता है, कंडेंसेशन होकर क्रोमोसोम बनता है। और जो यस फेज में सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन हुआ रहता है, वही सेंट्रियोल अपोजिट पोल्स पे मूव कर जाता है प्रोफेज के अंदर। और लेट प्रोफेज जब आता है तो उसके अंदर 3 एनसीईआरटी में एग्जांपल है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, न्यूक्लियोलस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और न्यूक्लियर एनवलप डिसअपीयर होना शुरू हो जाते हैं। अगले नंबर मेटाफेज में, मेटाफेज कैसे पता चला मेटाफेज आ गया, तो कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवलप मार्क द इनिशिएशन ऑफ मेटाफेज, एनसीईआरटी लिखती है। दूसरे नंबर पे जो भी क्रोमोसोम बना रहता है वो एक लाइन में अरेंज हो जाता है, जिसे मेटाफेजिक प्लेट कहते हैं। अगले नंबर पे एनाफेज में आते हैं तो यही मेटाफेजिक प्लेट पे स्पिंडल फाइबर द्वारा
अटैच रहता है स्पिंडल फाइबर पे फोर्स रखता है और वो सेंट्रोमियर को स्प्लिट कर देता है और क्रोमैटिड सेपरेट हो जाते हैं जो कि अपोजिट पोल पे चले जाते हैं। ठीक, उसके बाद टीलोफेज में सब अलग अलग जगह पे अपनी आइडेंटिटी को लॉस कर देते हैं और न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर एनवलप, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कंप्लीट रिफॉर्म हो जाते हैं। साइटोकाइनेसिस आ जाता है जो हम एनिमल और प्लांट साइटोकाइनेसिस बता दिए। सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस अगले नेक्स्ट लेक्चर में हम पूरा कंप्लीट मियोसिस एक लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे। ओके।